हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों ने भी अपने सप्लायर्स की पेमेंट को रोका हुआ है और वो एमएसएमई एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है तो ध्यान रखिएगा, 3 गुना इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ेगा। जितना भी बैंक का इंटरेस्ट होता है उसका 3 गुना रेट आप लोगों को उसको इंटरेस्ट का देना पड़ेगा। साथ ही साथ आपकी ऑडिट में ये जो पेमेंट है वो डिसअलाउड कर दी जाएगी। खर्चों की पेमेंट ही डिसअलाउड हो जाएगी और साथ ही साथ इंटरेस्ट की पेमेंट भी डिसअलाउड होगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सेक्शन 43B(H) के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सेक्शन 43B क्या है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे सेक्शन 43B क्या कहता है। सेक्शन 43B बताता है ऐसी डिडक्शंस के बारे में जो हमें सिर्फ तभी मिलती है जब हम उसकी एक्चुअल पेमेंट कर देते हैं अप टू द डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। ठीक है, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक। अगर आपने एज पर सेक्शन 139(1) के तहत रिटर्न फाइल की और अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग अगर आपने ये खर्चे पे कर दिए, अगर आपने ये खर्चे पे कर दिए तो आपको इन खर्चों की डिडक्शन मिल जाती है, अदरवाइज इन खर्चों की डिडक्शन आपको नहीं मिलती। 43B इस बारे में बात करता है, लेकिन ध्यान रखिएगा 43B(H) ऐसा नहीं कहता। 43B(H) इसका एक एक्सेप्शन है। वो क्या कहता है कि अगर आपने अपने फाइनेंशियल ईयर खत्म होने तक, ठीक है, वो पेमेंट कर दी या फिर 45 डेज तक वो पेमेंट कर दी, तभी ये खर्चे का डिडक्शन देगा, अदरवाइज ये खर्चे का डिडक्शन नहीं देगा। ध्यान से मेरी बात सुनिए। देखिए, कोई भी पैसा अगर आपको पे करना है एक ऐसे एसएससी को जो कि एमएसएमई एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है, अगर आपने पैसा पे करना है एक ऐसे एसएससी को जो कि एमएसएमई एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, और वो क्या होना चाहिए, माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज होना चाहिए। मीडियम के बारे में बात नहीं हो रही है। ठीक है, माइक्रो स्मॉल सिर्फ दो ही एंटरप्राइजेस के बारे में बात हो रही है, मीडियम के बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रही है। क्लियर? बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट। ठीक है जी। देखिए, इसने क्या बोला, इसने बोला सबसे पहले तो आपने पैसा किसको पे करना है, माइक्रो को और स्मॉल को, इनको पैसा पे करना है। और इसकी जो टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट का इसने डिस्कशन कहां करने को बोला है, कहता है टाइम लिमिट के लिए आप जाओ सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट में। ठीक है, वहां से आप इसकी टाइम लिमिट देखोगे कितने टाइम के अंदर पे करना है। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखिए टाइम लिमिट रहेगा क्या इसके अंदर, ये तो समझ में आ गया कि माइक्रो और स्मॉल का पैसा नहीं रोकना, माइक्रो और स्मॉल को टाइमली पेमेंट करनी है, बट व्हाट शुड बी द टाइम, टाइम कितना होगा। देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो चीजें मैटर करती हैं। फर्स्ट वन कि आपका सामने वाली पार्टी के साथ एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, एग्रीमेंट हुआ है, और दूसरा कि सामने वाली पार्टी के साथ आपका एग्रीमेंट नहीं हुआ है। आपके सप्लायर के साथ आपका एग्रीमेंट है कि आप 30 डेज के अंदर पेमेंट दे दोगे, आपके सप्लायर के साथ एग्रीमेंट है कि आप 40 डेज के अंदर पेमेंट दे दोगे, कुछ ना कुछ एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, सेकेंड वन, एग्रीमेंट नहीं हुआ। एग्रीमेंट नहीं के केस में हम सबसे पहले बात करेंगे, अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ दैट मीन्स मैक्सिमम जो टाइम लिमिट आपको अलाउड होगी दैट विल बी 15 डेज। if there is no agreement the time allowed will be only 15 days, यानी 15 दिन के अंदर आपको अपने सप्लायर को पेमेंट दे देनी है, अपने सर्विस प्रोवाइडर को पेमेंट दे देनी है, अदरवाइज आपको वो खर्चा डिसअलाउड कर दिया जाएगा। या ठीक है, अगर 31 मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तक आपने वो पैसा नहीं दिया तो आपकी बुक्स के अंदर आप वो खर्चा क्लेम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपीज देने थे, आपने 31 मार्च तक वो पैसा देना था, लेकिन 31 मार्च तक वो पैसा नहीं दे पाए, तो वो 1 लाख आप यहाँ अपने P&L में क्लेम करते, आइदर ट्रेडिंग अकाउंट में आप उसको क्लेम करते खर्चे को, या फिर आप अपने P&L में उस खर्चे को क्लेम करते, तो ना ही वो P&L या ट्रेडिंग अकाउंट में आप वो खर्चा क्लेम नहीं कर पाओगे। मेरी बात समझ में आई? अब देखिए, इसमें एक और क्वेश्चन आता है। आप लोगों का क्वेश्चन क्या हो सकता है कि मैम हमने जो माल लिया था, ये जो सर्विसेज ली थी, वो हमने ली 25 मार्च 2024 को। ठीक है, आपने सर्विसेज ली बाय चांस 25 मार्च 2024 को, और हमने जो पेमेंट है, पेमेंट कर दी उसको, इसको हम 9 अप्रैल कर लेते हैं, 9 अप्रैल 2024 को हमने 9 अप्रैल 2024 को उसको पेमेंट कर दी। विद इन 15 डेज आपने पेमेंट की। ठीक है, 15 दिन के अंदर आपने पेमेंट की। आइदर देयर वाज नो एग्रीमेंट, यहाँ पे एग्रीमेंट नहीं था, बट वो जो पेमेंट थी
बीच में 31 मार्च 2024 आया, 31 मार्च तक तो गई नहीं मैम, लेकिन 15 दिन के अंदर चली गई। नाउ इज दिस एक्सपेंडिचर विल बी अलाउड और नॉट? कमेंट करके बताओ। दिस एक्सपेंडिचर विल बी अलाउड, ये एक्सपेंडिचर आपका अलाउड होगा क्योंकि आपने 15 दिन के अंदर कर दी पेमेंट, ठीक है। या तो फाइनेंशियल ईयर या फिर वो जो 15 दिन आपके होते हैं, विच एवर इज मैक्सिमम, आपने वो पेमेंट कर देनी है। यहां तक आपको समझ में आ गया? ठीक है जी। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर आपके पास एग्रीमेंट है, आपने एग्रीमेंट किया हुआ है उस पर्सन के साथ, तो अगर आपने एग्रीमेंट किया है तो यहाँ पे आपको जो मैक्सिमम डेज अलाउड होंगे, ठीक है, वो कितने होंगे? 45 डेज। मैक्सिमम कितने दिन तक का आप लोग एग्रीमेंट कर सकते हो? मैक्सिमम डेज अलाउड आर 45 डेज। यहाँ 45 डेज ही आपको अलाउड है। क्लियर? तो यानी कि अगर आपने एग्रीमेंट किया 30 डेज का, अलाउड है? अलाउड है। अगर आपने एग्रीमेंट किया 38 डेज का, इट विल बी अलाउड। अगर आपने एग्रीमेंट किया 10 डेज का, इट विल बी अलाउड। बट इफ यू डिड अ एग्रीमेंट फॉर 47 डेज, इट विल नॉट बी अलाउड। 47 डेज का एग्रीमेंट यहाँ पे अलाउड नहीं होगा, यानी मैक्स टू मैक्स आप 45 डेज तक का एग्रीमेंट रख सकते हैं अपने सप्लायर के साथ। 45 डेज के अंदर आपको पेमेंट देनी कंपलसरी है, ठीक है। अब इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि मैम इसके अंदर भी वही वाला जो प्रोसेस है वो चलेगा जैसे हमने 1 मार्च को, 1 मार्च 2024 को हम लोगों ने क्या किया? परचेज की, ठीक है। तो उसके बाद हमने जो पेमेंट थी, पेमेंट 31 मार्च को तो हमने नहीं की, लेकिन 6 अप्रैल 2024 तक मैंने पेमेंट कर दी। तो क्या ये पेमेंट अलाउड होगी? जी हाँ, ये पेमेंट आपकी अलाउड हो जाएगी। मेरी बात समझ में आई? ये पेमेंट यहां पे आपकी अलाउड हो जाएगी। तो ये हमारे पास कुछ एक प्रोविजो थे। इससे रिलेटेड और भी कुछ सेक्शंस हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी। देखिए, जो आपके पास इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, इंटरेस्ट मैंने बताया आपको 3 गुना इंटरेस्ट लगेगा। जो भी बैंक का रेट होगा, जितना भी बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, उसका 3 टाइम्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जो इंटरेस्ट आप पे करेंगे, इस इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी आपको। अमाउंट की डिडक्शन भी नहीं मिलेगी और इंटरेस्ट की डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। जैसे कि मैंने बताया कि 1 लाख रुपीज थे, 1 लाख रुपीज आपने विद इन 45 डेज पे नहीं किए, विद इन 45 डेज आपने पे नहीं किए, तो ये 1 लाख रुपए को आप यहाँ पे P&L में क्लेम नहीं कर सकते। इट विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन, ठीक है। ये एक्सपेंसेस या फिर परचेज जो भी होगा, ये आपको अलाउड नहीं होंगे। प्लस साथ ही साथ अब इसके ऊपर ब्याज देना पड़ेगा, वो भी 3 टाइम्स, ठीक है। वो हमें क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना? बैंक के इंटरेस्ट के 3 गुना ब्याज देना पड़ेगा। प्लस साथ ही साथ ये जो कंपाउंडिंग होगा, इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग होगी कौन सी? मंथली। इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग मंथली होगी। और इसका जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट भी यहाँ पे अलाउड नहीं होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? क्वेश्चन सबसे पहला आपका ये हो सकता है कि मैम 1 लाख मैंने 23-24 में पे नहीं किए, विद इन 45 डेज भी मैंने पे नहीं किए, लेकिन मैंने सितंबर 24 में जाकर के ये पैसा पे कर दिया, तो क्या 24-25 में ये खर्चा मुझे अलाउड हो जाएगा? जी हाँ, 24-25 के अंदर ये खर्चा आपको अलाउड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, हाँ, एक क्वेश्चन आपका इसमें और आ सकता है कि मैम 1 अप्रैल 2023 को मैंने बैलेंस देना था एक सप्लायर का, कितना? 2,23,000 रुपए। एक XYZ कोई भी आपका क्रेडिटर है, इस क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस था 2023 में 2,23,000 रुपए। तो क्या इस ओपनिंग बैलेंस में भी यही सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा? क्या इस 2,23,000 के ऊपर भी मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? क्या इसके ऊपर भी वो 45 डेज का भी सेक्शन जो है वो एप्लीकेबल हो जाने वाला है? नहीं, ये सेक्शन इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है और ये खर्चा भी डिसअलाउड नहीं हो सकता वैसे भी, क्योंकि ये जो 2,23,000 है, ये ऑलरेडी आप क्लेम कर चुके हैं। कब? 22-23 में। ये तो आपने 22-23 में क्लेम कर ही लिया था, इसका हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। सिर्फ इस साल के जो खर्चे हैं उसके ऊपर बात होगी, ओपनिंग बैलेंस की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। क्लियर एवरीवन?
नेक्स्ट देखेंगे कि ये सेक्शन एप्लीकेबल किस किस पे है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए हमने ये देख लिया कि हमें जो पैसा है सप्लायर्स का टाइम से दे देना है, सर्विस प्रोवाइडर्स का टाइम से दे देना है, लेकिन कौन कौन से सप्लायर, कौन कौन से जो खर्चे हैं, कौन कौन से क्रेडिटर्स जो है वो इसके अंदर इंक्लूड होंगे, किन किन का पैसा आपने पहले पे कर देना है। ठीक है जी। तो इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ, तो लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बहुत मोटिवेशन मिलता है इन सब चीजों से। ठीक है जी। तो देखिए आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां ध्यान रखनी है। सिर्फ ये नहीं देखना कि एमएसएमई एक्ट के अंदर कौन रजिस्टर्ड है और कौन रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है। आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो जो पर्सन है वो रिटेलर है या मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है। क्योंकि पहले अगर देखा जाए तो सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स को और सर्विस प्रोवाइडर्स को ही एमएसएमई मिलता था। लेकिन सितंबर 2021 में एक नोटिफिकेशन आई, इसमें ट्रेडर्स ने भी बहुत डिमांड की कि सर हमें भी एमएसएमई दे दिया जाए। क्योंकि जब भी वो बैंक से लोन लेने जाते थे वो पहले ही कहते थे कि एमएसएमई सर्टिफिकेट लेकर के, और एमएसएमई सर्टिफिकेट इनको अलाउड नहीं था ट्रेडर्स को। तो उन्होंने क्या किया, इसमें एमएसएमई के अंदर एक नया प्रोवाइजो डाला और ये कहा गया कि जो ट्रेडर्स हैं, चाहे वो होलसेलर्स हैं चाहे वो रिटेलर्स हैं, इनको भी अलाउ किया गया कि आप उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ध्यान से लाइन पढ़िए, वो उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ओनली, इट इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। उनको सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए ही ये एमएसएमई रजिस्ट्रेशन अलाउड किया गया, अदरवाइज उनको अलाउड नहीं था। क्लियर एवरीवन। तो यानी कि जो रिटेलर्स को ये दिया गया ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ लैंडिंग पर्पसेस के लिए दिया गया, लोन लेने के पर्पसेस के लिए दिया गया, वैसे इनके ऊपर एमएसएमई डी एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते। अब आप कहोगे मैम आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि अदर प्रोविजन नहीं एप्लीकेबल होते। देखिए इसी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, the benefits of retail and wholesale trade MSME are restricted up to priority sector lending only, and other benefits including provisions of the delayed payments as per MSME Act 2006 are excluded। ये उनको जो प्रोविजंस हैं ये एक्सक्लूड किए गए हैं, ये उनको प्रोवाइड नहीं करेंगे। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप चैनल पे आप क्लिक कीजिए, वहां पे आपको ये जो वीडियो, ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएंगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।